हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए एसेट्स को पढ़ने। किसको पढ़ने आ गए? एसेट्स को। लायबिलिटीज हम पढ़ चुके हैं। एसेट्स के अंदर क्या था? नहीं चलेंगे। कौन नहीं चलेंगे? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। क्या था? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि नॉन करंट एसेट और करंट एसेट होती क्या है। तो मैं आपको समझाता हूं, बहुत बहुत आसान है। नॉन करंट एसेट वो एसेट है, नॉन करंट एसेट वो एसेट है जो करंट एसेट नहीं है। वाह भाई वाह, क्या डेफिनेशन है। नॉन करंट एसेट वो एसेट है जो करंट नहीं है। सर फिर करंट एसेट कौन सी है? सर करंट एसेट वो एसेट है जो नॉन करंट नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इसकी डेफिनेशन है। आओ जी इसे रीड करें, क्या कहता है ये। मैं रीड करता हूं। Assets are likely are divided into two parts, non-current assets and current assets. Non-current assets is defined as a negative manner. कह रहा हूं negative manner में define की गई है in Schedule 3rd Companies Act 2013. Non-current assets are those assets which are not a current asset. मैंने भी यही बात कही थी ना कि non-current asset वो asset है जो current asset नहीं है। आगे but the current assets के लिए Schedule 3 ने Companies Act 2013 ने कुछ बात बताई है, कुछ कंडीशंस बताई हैं। यदि वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, सर्टेन हो जाती हैं, तो वो करंट एसेट कहलाएगी। पहला बेटा, पहला एक्सपेक्टेड करंट एसेट्स आर दोज। पहला पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं मैं इसका। फर्स्ट क्या जी? एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज का मतलब बेच दोगे, पैसा मिल जाएगा, सेल हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इंटेंडेड टू बी सेल, बिक जाएगा और कंज्यूम इन अ कंपनी इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर, यदि आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस में जाके उसे जरूर ध्यान से सुने। दोबारा बता दूं एक बार? नहीं 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 नहीं, आप वहां जाएं, वहां ध्यान से सुने। मैंने बताया हुआ क्या होती है कैश टू कैश साइकिल, क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। मेरे पास कैश था, कैश से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से मैंने वर्क इन प्रोग्रेस बनाया, वर्क इन प्रोग्रेस से मैंने फिनिश गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स मैंने डेटर को बेच दिए, डेटर से मैंने कैश लिया। तो इस पूरे चक्र को कैश टू कैश साइकिल कहते हैं कि जब मेरा पैसा मेरे पास वापस घूमकर आ जाता है। यदि मैं अपनी एसेट को कंज्यूम कर लेता हूं, बेच देता हूं, यूज कर लेता हूं विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो वो मेरी एसेट क्या कहलाएगी? करंट एसेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? करंट एसेट कहलाएगी। आगे, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इंटेंडेड फॉर सेल और कंज्यूम विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। गॉट इट? मैं समझ गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ ट्रेड। किस लिए रखा हुआ है? खरीद बेच के लिए रखा हुआ है, बेचने के लिए सामान रखा हुआ है, वो भी मेरी करंट एसेट कहलाएगी। इन्वेंट्रीज। आगे थर्ड, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज मतलब बिक जाएगी, पैसा आ जाएगा विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज बैलेंस शीट डेट। मतलब 12 महीने के अंदर रिपोर्टिंग डेट, 12 महीने के अंदर अंदर आपकी एसेट रियलाइज हो जाएगी, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड थर्ड पॉइंट पढ़ा हमने। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट पे आ गया मैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। पैसा और पैसे जैसी बराबर चीजें, जैसे बैंक में पड़ा पैसा, गोल्ड के छोटे छोटे कॉइन्स पड़े, छोटी छोटी चीजें जो मेरे पास बिल्कुल पैसों के बराबर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दे आर अनलेस, जब तक उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, फॉर बीइंग एक्सचेंज करने के लिए, यूज टू सेटल अ लायबिलिटी एट लीस्ट 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज अ बैलेंस शीट डेट। दैट इज अ बैलेंस शीट डेट। मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम दिमाग लगा के। ये फोर्थ पॉइंट ना जनरली लोगों को समझाना में गड़बड़ कर जाते हैं, या बच्चा समझ नहीं पाता इस पॉइंट को ध्यान से समझना। मैं दोबारा से एक बार आपके लिए इसको रीड करूंगा, पहले समझाता हूं। मेरे पास ना बेटा गोल्ड के 2 कॉइन पड़े हैं, 2 गोल्ड के कॉइन पड़े हैं। एक गोल्ड का कॉइन ना पता है किस लिए रखा है मैंने? क्योंकि मुझे 5 साल बाद डिबेंचर रिडीम करने हैं। उन डिबेंचर होल्डरों को मैंने दिखाया था कि देखो जी मैं आपसे पैसा तो रेस कर रहा हूं, पर यदि कल को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मेरे पास एक गोल्ड का सिक्का पड़ा है,
मैं इसको बेच के आपके पैसे दे दूंगा, तो गोल्ड का सिक्का मेरी एसेट्स में पड़ा है, इससे मैंने एक लायबिलिटी चुकानी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो ये मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट नहीं है। ये गोल्ड का कॉइन मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट नहीं है। ये गोल्ड का कॉइन सिर्फ एक क्या है, लॉन्ग टर्म में के लिए पड़ा है। ऑन द अदर हैंड मेरे पास एक गोल्ड का कॉइन पड़ा है जिसको मुझे, जिसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं, जिसको मैं फटाफट बेच के कैश रियलाइज कर सकता हूं, वो पैसों के बराबर ही है। या कोई छोटी मोटी सिक्योरिटी, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट पड़ी है जिसको मैं फटाफट बेच के 8 से 10 घंटे के अंदर, किसी कंपनी की छोटी सी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट पड़ी है, बॉन्ड पड़ा है कोई छोटा सा, जिसको मैं 8-10 घंटे के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, या उससे मुझे लायबिलिटी चुकानी है 1 साल के अंदर वाली, तो भी वो क्या कहलाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहलाएगा। आगे कह रहा है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, पैसा और पैसे की बराबर चीजें भी क्या कहलाएंगी, करंट एसेट्स कहलाएंगी। अनलेस क्या नहीं होना चाहिए, दे आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज, किसी एक्सचेंज के लिए ना पड़ी हो, उस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए जो 12 महीने से ज्यादा की है। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक गोल्ड का कॉइन पड़ा है जिसको मैंने रखा हुआ है 5 साल बाद डिवेंचर को रिडीम करने के टाइम बेच के पैसा देने के लिए, दैट इज कॉल्ड नॉट अ करंट, इज नॉट कॉल्ड दिस गोल्ड कॉइन इज नॉट कॉल्ड एज अ करंट एसेट। बट ऑन द अदर हैंड एक गोल्ड का कॉइन मेरे पास पड़ा है जिसको मुझे पे करना है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो अगले 5 महीने में रिडीम होने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। क्योंकि ये गोल्ड का कॉइन आप अगले 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर बेच के डिवेंचर को रिडीम कर दोगे, तो अब ये क्या कहलाएगी, करंट एसेट। ये गोल्ड का कॉइन करंट एसेट, या उस गोल्ड के कॉइन के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तो भी वो क्या कहलाएगी, करंट एसेट। क्या कहलाएगी, करंट एसेट। बस उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए लंबे समय की, रिस्ट्रिक्शन छोटे समय की है या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो गोल्ड का कॉइन क्या कहलाएगा, करंट एसेट कहलाएगा। तुम आई होप आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। गॉट इट। चले आगे। हाँ जी बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको ऊपर बोर्ड पे चारों पॉइंट्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखाई दे रही है, आप पॉज करके उसको रीड कर लें। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे लायबिलिटीज में था, वो वैसे ही है जो मैंने 4 पॉइंट आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं। तो प्लीज आप इसको ध्यान से एक बार रीड कर लें चारों पॉइंट्स को, मुझे पॉज करके, और कोई डाउट है तो आप कॉल कर लें। मुझे नहीं लगता कि मुझे चारों पॉइंट्स दोबारा से रीड करके एक्सप्लेन करने चाहिए आपको, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, और बाकी चीजें आपको वहां लायबिलिटीज से क्लियर है सारी की सारी। आओ जी, इसका एक एग्जांपल है, वो भी आप प्लीज कवर अप करके देख लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप कॉल कर ले। अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर, तो अब ध्यान से देखें, अब हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, अपनी नॉन करंट एसेट्स को। सर हमें याद है कि नॉन करंट एसेट्स में क्या होता था, क्या होता था, फंड लो। फंड मतलब फिक्स एसेट्स। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, फिक्स एसेट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले, फिक्स एसेट्स। तो मैं आपको एक बात बता दूं, फिक्स एसेट्स के अंदर भी 4 चीजें आती हैं, ए, बी, सी और डी। क्या क्या आता है, फिक्स एसेट्स के अंदर भी 4 चीजें आती हैं, तो एक बार पढ़ ले पहले। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द कंपनी नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। फिक्स एसेट वो है जिसको हमने रखा हुआ है इस्तेमाल करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अर्न अ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए रखा है। ठीक है, 4 चीजें हैं इसके अंदर। क्या क्या बेटा, पहला टेंजिबल फिक्स एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यही था ना, हाँ जी, और चौथा इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। मैं आपको बता दूं,
टेंजिबल फिक्स एसेट्स जिसको देखा और छुआ जा सकता है, इंटेंजिबल जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, ये सिर्फ फील की जा सकती है। कुछ एग्जांपल्स आपको बचपन से पता है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर्स, कुछ मैं आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड। ये क्या होती है? अमोर्टाइज्ड होती है। टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स पे क्या लगता है? अमोर्टाइजेशन। अकॉर्डिंग टू AS 10 PPE अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के हिसाब से टेंजिबल फिक्स एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एंड इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड। ये बात हमने 11th क्लास के एक चैप्टर में पढ़ी थी, डेप्रिसिएशन में। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हुई होगी। गॉट इट? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो। तीसरा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर हमारी ना गुड़गांव में एक नई ब्रांच खुलने जा रही है, हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं। लगभग हमने अभी सितंबर में शुरू की थी बनवानी, लग जाएगा अभी 1-1.5 साल लगेगा इसको पूरा बनाने में। तो 31 मार्च को क्या वो पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार होगी? जवाब है नहीं। क्या 31 मार्च को मुझे उसे अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाना चाहिए? हाँ या ना? हाँ सर दिखाना चाहिए। किसमें दिखाना चाहिए? टेंजिबल फिक्स एसेट्स में? ना ना ना। किसमें दिखाना चाहिए? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि सर उसमें भी 30-35 लाख रुपए, मेरे 40 लाख रुपए के करीब लग चुके हैं बिल्डिंग पे। तो इतना हैवी अमाउंट खर्च हो चुका है, कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च हो चुका है, पर अभी तक उसने बिल्डिंग की शेप नहीं ली, तो वो क्या कहलाएगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। चौथा, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जिस सॉफ्टवेयर पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर को मैंने बनवाना शुरू किया था फरवरी वाले महीने में। 1 लाख रुपए का बनाया सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का बनाया सॉफ्टवेयर, और ये बनकर तैयार हुआ 10 अप्रैल को। 31 मार्च को बनकर तैयार नहीं था, पर मेरे यहां से 70,000 रुपए जा चुके थे। तो 31 मार्च को क्या मुझे सॉफ्टवेयर को अपनी बैलेंस शीट में, एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? सर दिखाना चाहिए। टेंजिबल फिक्स एसेट्स में, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेंजिबल फिक्स एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स में या इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में? सर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में आपको दिखाना चाहिए इसको। समझ रहे हो? तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है? आओ जी, अब हम फिक्स एसेट्स को रीड कर लेते हैं एक बार बुक से कि क्या कहती हैं फिक्स एसेट्स हमारी। पहला, टेंजिबल assets are the assets which are having a physical existence, they can be seen or touched। मैंने भी यही बात कही थी। एग्जाम्पल है इसके लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। याद रखना है सारे के सारे नाम। मैं दोबारा से एग्जाम्पल बोल रहा हूं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर, व्हीकल एंड इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। आगे, इंटेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच आर फिजिकल do not have a physical existence but thus cannot be seen or touched, but इसको हम देख और छू भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से पढ़ना एग्जाम्पल सारे के सारे। पहला, गुडविल, पता है आपको, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, मार्श हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स। मार्श हेड्स और पब्लिशिंग टाइटल्स होते हैं, किसी मैगजीन, किसी जगह पे आपका टाइटल राइट है, जैसे वीवो IPL, बायजूस IPL, तो ये सब क्या है? टाइटल और सब टाइटल्स होते हैं, सारे के सारे मार्श हेड्स होते हैं सारे के सारे। आगे, टाइटल्स, माइनिंग राइट, कहीं की खुदाई के राइट्स, जैसे कोल माइन के माइनिंग राइट्स होते हैं। फिर कॉपीराइट, पेटेंट्स, अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विस राइट, ऑपरेटिंग राइट्स। फिर रेसिपीज, किसी चीज की रेसिपी, जैसे कोक की रेसिपी उनकी बहुत बड़ी इंटेंजिबल एसेट है,
दुनिया में किसी को नहीं पता कोक कैसे बनती है, KFC किन मसालों का इस्तेमाल करती है, ये उनका फॉर्मूला है, ये उनकी रेसिपी है, तो उनकी क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। यदि अपनी रेसिपी किसी को देंगे ना बेटा तो करोड़ों रुपए चार्ज करेंगे, करोड़ों छोड़ो पता नहीं अरबों खरबों चार्ज करेंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड ब्रांड है और उनकी रेसिपी का ही सबसे बड़ा कमाल है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला के बाद क्या है, मोल्ड्स, डिजाइन्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज। फॉर्मूला हो सकता है कोई, मोल्ड्स होता है ढांचा और सांचा, किसी चीज की शेप के भी आप क्या करा सकते हो, किसी चीज की शेप को भी आप पेटेंट करा सकते हो। जैसे जिस शेप की बोतल, मान लो आप कोई यूनिक की शेप बना लो जो लोगों को बहुत पसंद आए, आप उसका पेटेंट करा लो, तो फिर कोई और कंपनी उस शेप की बोतल नहीं बना सकती। दैट इज कॉल्ड मोल्ड्स, डिजाइन्स, लाइसेंस और फ्रेंचाइजीज। ये सब एग्जांपल है किसके, इंटेंजिबल एसेट्स के। बेटा आपने बेसिक छोटे छोटे तो पहले भी पढ़े थे, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर्स, ये घिसे पिटे हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। पर ये जो नए एग्जांपल्स है ना, इन सब का ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में वो इसी में से पूछेगा रेसिपी, पूछेगा इसका हेड और सब हेड क्या है। सर इसका हेड क्या है, रेसिपी का हेड क्या है, बोलो क्या है रेसिपी का हेड, रेसिपी का हेड है नॉन करंट एसेट्स, सब हेड क्या है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। गॉट इट। चले थर्ड पे आ जाए, थर्ड क्या कहता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मींस फिक्स टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चौथा, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मींस intangible assets like patents, intellectual property rights or any software are in under development में है और वो भी बन रहे हैं। हमने किसको ओवर कर दिया बेटा, हमने अपनी फिक्स एसेट्स पढ़ ली, नेक्स्ट क्या है, N फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आओ जी पढ़ते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर वो सब इन्वेस्टमेंट जो मैंने लंबे समय के लिए करी है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या 12 महीने से ज्यादा के लिए। मैंने कहा ना कि मैं हर साल क्या करता हूं, मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर ही ना 70 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, देखो ऐसे मत देखना, मैं फिर कह रहा हूं मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। पता लगे किसी की डैडी इनकम टैक्स में कहें सर आप आ जाओ जरा इधर, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। आज से 2 साल पहले मैंने 70 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी गुड़गांव में लेके उसकी रजिस्ट्री करवा के लॉक करके रख ली अपने पास। मैंने कहा भाई बच्चे बड़े होंगे ना, आने वाला टाइम गुड़गांव नोएडा का ही है, यहां रहने वाला नहीं है, क्योंकि सारे कॉर्पोरेट हब कहां है, उस तरफ है, तो हो सकता है कि बच्चों की जॉब भी उस तरफ लगे। तो मैंने गुड़गांव में आज ही एक एवरेज जगह पे 70 लाख रुपीस का प्लॉट लेके रख लिया कि जब बच्चे बड़े होंगे तब देखेंगे। तो कैसी इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? क्या मैं उसको अगले 6 महीने में बेच दूंगा? नहीं सर, मैं तो उसे 15, 20 साल, 25 साल तक के लिए रखूंगा। हो सकता है बच्चे बाद में बोले पापा हमें तो इंडिया में रहना ही नहीं, तो ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी तेरे नाम की है, इसको बेचते हैं और जो तेरे को करना है कर ले, तेरे को बाहर सेटल होना है बाहर सेटल हो जा, हमारी तरफ से इधर को एक गिफ्ट है, ठीक है जी। तो ये क्या करी है हमने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है, क्या बोलते हैं इसे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। आगे पढ़ते हैं, non-current investment are the investment which are held not for the purpose to resell, to retain them, बेचने के लिए नहीं रखी, रिटेन करने के लिए रखी है। non-current investment are further classified into trade and non-trade investment। अब ये आगे 2 टाइप की होती है, ट्रेड होती है और नॉन ट्रेड होती है। सर ट्रेड क्या होती है? कुछ इन्वेस्टमेंट हमें इसलिए करनी होती है क्योंकि बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस की क्या होती है? रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा पारसपुरी जी आप सर्विस सेक्टर में हो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हम जीएसटी नंबर ले लेते हैं। कह रहे आप बच्चों से जीएसटी कलेक्ट करोगे? मैं कहा बिल्कुल करेंगे। कह रहे हो सकता है कि आप कल को गवर्नमेंट को पैसा जमा ना कराओ और भाग जाओ पैसा लेके। मैंने कहा यार पॉसिबिलिटी तो है। तो कह रहे काम करो, यदि आप जीएसटी नंबर ले रहे हो ना, तो आप एक 5 लाख रुपए की एफडी करवा के छोड़ दो। वो एफडी का इंटरेस्ट आपको ही आएगा, वो एफडी आपकी ही है, पर उसको एज अ सिक्योरिटी हमको जमा करवा दो कि कल को यदि आपका कोई जीएसटी में अमाउंट आ गया, आपने पेमेंट करनी है और आपने नहीं करी, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेंगे।
मैंने कहा ये भी बात अच्छी है, तो मुझे 5 लाख की एफडी मजबूरन करानी पड़ी, किसके लिए? बिजनेस के लिए। दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर हैंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो जो गुड़गांव में प्लॉट लिया है वो बिजनेस की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, वो तो बच्चों के लिए लिया है, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कि सरप्लस पैसे को, सरप्लस कैश को हमने किसी असेट में जाके पार्क कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? आप समझो बात को। जनरली हर व्यक्ति को यही करना चाहिए, सरप्लस कैश प्रॉफिट्स को उठा के कहीं छुपा के, दबा के, गल्लों में, तिजोरियों में नहीं रखना चाहिए, हमें एसेट में पार्क करके रख देना चाहिए। उसके पीछे 2-3 रीजंस होते हैं। पहला, ये एसेट एप्रिशिएट होगी, पैसा पड़ा पड़ा एप्रिशिएट नहीं होगा। दूसरा, पैसे के चोरी होने के, पैसे के कहीं खो जाने के चांसेस हैं, प्रॉपर्टी के नहीं, या किसी भी इन्वेस्टमेंट के नहीं। तीसरा, डीमोनेटाइजेशन यदि हो गई तो वो कैश तो खराब हो जाएगा, पर यदि वो क्या हुआ, यदि वो प्रॉपर्टी की शेप में, गोल्ड की शेप में, किसी इन्वेस्टमेंट की शेप में है, तो आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। गॉट इट? इतना सभी को क्लियर है मेरे बच्चों को? चले आगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स, या आप किसी पार्टनरशिप में पैसा लगा दो, या आप किसी भी और चीज में पैसा लगा दो जहां आपको अच्छा लगे। वो कह रहा है आईपीएल में लगा दे, थप्पड़ पड़ेगा बेटा, ऐसी गंदी बात करेगा तो आईपीएल में पैसा लगाओगे यार, मतलब ये कोई लीगल काम है, ये कोई बिजनेस का काम है? कह रहा सर मतलब प्रॉफिट तो होगा ना, इन्वेस्टमेंट है। चलो जो मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी भाई, ठीक है? समझ आ गया यहां तक सारे का सारा? आओ जी आगे। वो कह रहे सर नाराज हो गए। नाराज नहीं हुआ बेटा, गंदी बात मत किया करो ऐसे, ठीक है? आओ, डी फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट्स। वो कह रहा है हाँ हमारे कोर्स में नहीं है। मैं कहा हाँ हमारे कोर्स में नहीं है और हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। एल फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने दे रखे हैं लंबे समय के लिए, जो हमने दे रखे हैं लंबे समय के लिए। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। चले क्या कहता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस? इसके अंदर काफी कुछ है, रीड करते हैं। इसके अंदर है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आर दोज लोन्स एंड एडवांसेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव बैक इन कैश और काइंड। जो आपने उधार दिया है, एडवांसेस दिए हैं, वो आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद। बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर हमारे पास लगभग 3-4 पॉइंट्स है, मैं एक एक करके पढ़ता चला जाता हूं। पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं पहले हम। क्या कहता है ये? कैपिटल एडवांसेस। सर क्या होते हैं कैपिटल एडवांसेस? ठीक है, कैपिटल एडवांसेस फॉर एग्जांपल मेरे को ना बेटा, मैंने गौर सिटी में, सुना कभी आपने? डीएलएफ में, गौर सिटी में, टीडीआई में, दिल्ली से बाहर निकलो सोनीपत में टीडीआई है, जिंदल है, तो वहां उस तरफ ना मैंने एक फ्लैट बुक किया। 40 लाख रुपए का फ्लैट है, मैंने 10 लाख रुपए दे दिए एज अ कैपिटल एडवांस उस फ्लोर को, प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल एडवांसेस। या किसी मशीन को खरीदने के लिए हमने, मान लो 1 करोड़ की मशीन है, कोरिया से इंपोर्ट करनी है, हमने 30 लाख रुपए एडवांस दे दिए और 31 मार्च तक वो अभी नहीं आई, तो वो हमारे पास कहां दिखाई देगा? वो जो हमने 30 लाख रुपए की पेमेंट कर दी वो में कहां दिखाई देगा? नॉन करंट एसेट्स में। किसमें? एल फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। आगे बढ़ते हैं। कहता है कैपिटल एडवांसेस गिवन फॉर एक्वायरिंग अ फिक्स एसेट्स। हमने दिए हैं क्या? एक्वायर का मतलब होता है खरीदना। किसको खरीदने के लिए? फिक्स एसेट्स आर नोन एज द कैपिटल एडवांसेस। ये सभी क्या कहलाएंगे? कैपिटल एडवांसेस कहलाएंगे। नॉर्मली सच एडवांसेस आर नॉट रिसीव बैक इन द कैश बट आर रिसीव इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट। इसके अगेंस्ट पैसा वापस नहीं मिलता, इसके अगेंस्ट हमें एसेट मिलती है। इट मींस द कैपिटल एडवांसेस गेट कन्वर्टेड इनटू एसेट। इसका मतलब इन कैपिटल एडवांसेस से
हमें पैसा वापस नहीं मिलेगा, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे एसेट की शेप में। किसकी शेप में कन्वर्ट कर लेंगे? एसेट की शेप में। ऑफ द कंपनी फिक्स एसेट्स और द नॉन करंट एसेट्स देयरफॉर द कैपिटल एडवांसेस आल्सो क्लासिफाइड इनटू द। ठीक है जी, समझ आ गया, इतनी बात समझ आती है। सेकंड पॉइंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, आपके घर में बेटे बिजली आती है? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, बिजली को? बिजली आती है, ठीक है जी। सर बिजली का क्या लगा हुआ है घर में? एक मीटर। सर वो मीटर कैसे लगा था? जब आप मीटर अप्लाई करते हो ना, मैंने भी पीछे 2-3 मीटर अप्लाई किया। मेरे पास एक मैंने बताया ना, फ्लोर था, एक लैंड थी, उसमें मैंने बिल्डिंग बनाई है, तो बिल्डिंग में 4 फ्लोर बनाए हैं, चारों पे अलग अलग क्या लगवा दिए? मीटर। तो एनडीपीएल, नॉर्थ दिल्ली प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जिसे टीडीपीएल भी कहते हैं, वो कह रही है सर हमें 10,000 रुपए दो 1 मीटर पे। मैं कहा किस बात के? कह रहे एडवांस, यानी कल को आप इस मीटर को डिस्कनेक्शन करवा दो तो ये 10,000 हम आपके वापस कर देंगे। और मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कोई अपना मीटर डिस्कनेक्ट करवाता होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, पर फिर भी अब ऑब्लिगेशन थी, पे करना था, हमने कर दिया। ऐसे ही आप पानी का मीटर लगवाओगे तो ऐसे ही होगा। पहले के टाइम में घर में टेलीफोन लगवाते थे तो ऐसे ही होता है। इवन इंटरनेट वाले, वो जो हमारे घर में राउटर वाईफाई लगा के जाते हैं, वायरिंग करते हैं, उसके लिए हमसे एडवांस लेते हैं 5,000 रुपए और बोलते हैं कि सर जब भी आप डिस्कनेक्ट करवाओगे तो ये पैसे इस सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हम आपके वापस कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडवांसेस। क्या कहलाते हैं? सॉरी, क्या कहलाती है ये? सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। क्या कहलाती है ये? सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। क्या होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स? सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आर गिवन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए होती है। फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स और द डेट ऑफ बैलेंस शीट और फॉर अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है जी, बिल्कुल वही एग्जांपल लिखे हुए हैं, वही कह रहे हैं, डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी और फॉर अ टेलीफोन। ठीक है जी। अब हम आ गए अपने थर्ड पॉइंट पे। क्या कहता है थर्ड पॉइंट? रीड कर लेते हैं एक बार। थर्ड पॉइंट कह रहा है वो अदर लोन्स एंड एडवांसेस। अब इसके बाद भी कोई बदतमीज लोन्स एंड एडवांसेस रह गया है, जैसे हम अपने इंप्लॉय को, स्टाफ्स को, मान लो मेरे पास एक इंप्लॉय काम करता है पिछले 15 साल से, कह रहा सर, मैं कहा जी, कह रहा बस एक बात कहना चाहता हूं। मैं कहा बोलो क्या कहना चाहते हो? कह रहे वो मम्मी की आंखों को ऑपरेशन कराना है, 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा यार तेरी सैलरी 25,000 है, लाख रुपए कैसे दे दूं? कह रहा सर एक काम करो, आप हर महीने मेरी सैलरी में से 10-10 हजार रुपए काट लेना, या मैं 2 साल के बाद से, या बेटी की शादी के लिए, किसी भी काम के लिए पैसे मांग रहा है, कह रहा मैं 2 साल के बाद से आपके पैसे कुछ पैसे देने शुरू कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो वही क्या कहलाएंगे? अदर लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अदर देन द ऊपर वाला। ठीक है, एग्जाम्पल लोन्स एंड एडवांसेस द एम्प्लॉय और फॉर द एडवांसेस फॉर द सप्लायर। 2 एडवांस है, एम्प्लॉय को दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं? एम्प्लॉय को दे सकते हैं, या किसको दे सकते हैं एडवांस? सप्लायर को। सप्लायर को भी कई बार हम एडवांस दे देते हैं कि भैया तू क्या कर, हमको माल भेजता रहियो, हम तेरे को 5 लाख रुपए जमा करवा देते हैं, पर जो सामान भेजेगा उसके पैसे हम तेरे को साथ साथ देते रहेंगे। होता है कई बार कुछ आइटम्स में हम सप्लायर्स को भी कैपिटल एडवांसेस, अदर लोन्स एंड एडवांसेस दे दिया करते हैं लंबे समय वाले। आगे लास्ट पॉइंट पे आ गए हम, किस पे आ गए? ओ फॉर अदर नॉन करंट एसेट्स। किस पे आ गए बेटा हम अपनी? अदर नॉन करंट एसेट्स पे। किस पे आ गए मेरे बेटा? अदर नॉन करंट एसेट्स पे। क्या होती है अदर नॉन करंट एसेट्स? कह रहा है सर अब मैं बताता हूं, जो इन ऊपर में नहीं आई ना वो यहां आ जाएगी, बात खत्म। बस पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। ऑल अदर नॉन करंट एसेट्स देन डू नॉट फॉल इनटू द एसेट आर क्लासिफाइड। पहला, इसके अंदर 2 पॉइंट है, इसके अंदर 2 पॉइंट है। पहला लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, वो ट्रेड रिसीवेबल जो हमें पैसा देंगे 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद, तो वो कहां आएंगे? वैसे ट्रेड रिसीवेबल। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो करंट एसेट्स है ना, इसमें क्या था? इसमें क्या था बताओ आप? इसमें था सिट सीएसओ। इसमें टी क्या है? इसमें टी क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल वहां आएंगे, पर यदि कोई ऐसा ट्रेड रिसीवेबल है जो कह रहा है मैं आपको पैसे दूंगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या 12 महीने के बाद, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे तू यहां नहीं आएगा, अब तू यहां आएगा। कहां आएगा? एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में, ओ अदर नॉन करंट एसेट्स में। समझ रहे हो बात को?
बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीजें, आपको फंसवा देंगे, आपका आधा नंबर ही कटवाएंगे। बच्चा कह रहा है सर इतनी मेहनत करूं आधे नंबर के लिए? हाँ, क्योंकि सभी के लिए एक नंबर बहुत जरूरी है। 32 वाले को 33 बनाने के लिए और 99 वाले को 100 बनाने के लिए। बात समझ रहे हो? ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आप देखो मैं भी आज सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लगा हूं, रात के 9 बज चुके हैं। कॉन्टिन्यूसली मैं इसको शूट करता चला जा रहा हूं सो दैट कि आपको मैं सही टाइम पे सही चीजें प्रोवाइड कर सकूं। एक भी क्लास में ये ना कह सकूं कि मेरे पास वीडियो मटेरियल नहीं है। गॉट इट? चलिए आगे क्या कहता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, इफ द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 months from the date of balance sheet or after the period of operating cycle, whichever is later is classified and shown as a long term trade receivable। क्या कहलाएंगे? long term trade receivable कहलाएंगे। आगे अदर, सर इसके बाद ये जो अदर है ना, अदर, ये सेकंड पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, समझते हैं इसको। ये कहते हैं अदर, beside the trade receivable there may be other current assets as unamortized expenses, losses, insurance claims or amount due to assets sold. Such assets are classified shown in the other non-current assets। मतलब मैं आपको बता दूं, आपको पता है फॉर एग्जाम्पल वैसे अब तो वैसा नहीं करते, पहले कभी किया करते थे, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। यदि क्वेश्चन कहे, अब नहीं कहता, पुराने कंपनीज एक्ट में कहता था, पुराने अमेंडमेंट के बाद तो अलग होने लगा, कोई डिस्काउंट और लॉस है इश्यू ऑफ डिवेंचर पे, कोई क्या है बेटा, लॉस, डिस्काउंट और लॉस है इश्यू ऑफ डिवेंचर पे, कंपनी कह रही है इस डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करेंगे 5 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तब तक ये लॉस किताबों में कहां पड़ा रहेगा? नॉन करंट एसेट्स में, ओ फॉर अदर नॉन करंट एसेट्स में। एक तरह से ये लॉस है जो एसेट की शेप लेके पड़ा रहेगा, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स एसेट, सॉरी दैट इज कॉल्ड एज डेफर्ड एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, वो सब एक्सपेंस और लॉसेस जो अभी तक किताबों में से पूरे तरीके से राइट ऑफ नहीं हुए हैं। गॉट इट? क्लियर है? मान लो यहां कोई वो पड़ा हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी नहीं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब कंपनी कह रही है कि हम ना खर्च करेंगे, हमने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया एडवर्टीजमेंट पे, इसको हम राइट ऑफ करेंगे, 3 साल बाद से राइट ऑफ करना शुरू करेंगे, तो 3 साल तक ये खर्चा आपको असेट की शेप में दिखाई देता रहेगा। कहां पे? यहां पे, क्योंकि इनके कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। क्लियर है सारे का सारा अच्छे से? ठीक है जी, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अपनी करंट एसेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, बाय बाय, लव यू ऑल।